हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं नेशनल इनकम के नोट्स डिस्क्राइब कर रही हूँ, जिसमें पहले भी 2 वीडियो नेशनल इनकम पे बना चुकी हूँ, जहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर करे हैं मैंने। अब ये नोट्स में जो मैं फर्दर कॉन्सेप्ट ले रही हूँ, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट जो हैं इससे अलग कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं, मतलब कि पूरे नहीं हो रहे इसमें, तो वो दोनों वीडियो पहले देख लीजिए और फिर आप उनसे वो कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको कोई इशू हो रहा है ढूंढने में, तो आप इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। एंड प्लीज़ जो भी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से ही हैं सभी को बोलती हूँ लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप भी सीखें और दूसरे भी सीख सकें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, 2 टाइप के टैक्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम डिस्क्राइब करते हैं डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है। नेशनल इनकम में इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जिसकी लायबिलिटी और बर्डन, ठीक है ना, जिसके पर लायबिलिटी आ रही है, बर्डन भी उसी को आ रहा है, मतलब कि जो पे कर रहा है, जिस पर का कि पे करने का दायित्व बनता है, बर्डन भी, भार भी उसी व्यक्ति पर है, तो इसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया और वेल्थ टैक्स हो गया। ये तीनों तरह के टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जो व्यक्ति इसको जिम्मेदारी उठाता है, जिस पे जिम्मेदारी दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू कि आपको पे करना है, बर्डन भी उसी की इनकम पर आता है, तो ये नाम से ही पता चल गया डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? देखिए, लेविड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर पे प्रोड्यूसर थोड़ा सा कट रहा है तो मैं बता दूं, ये प्रोड्यूसर है। गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर पे ये लगाती है। लायबिलिटी किस पर है? प्रोड्यूसर पे, बट ही विल ट्रांसफर इट टू द कंज्यूमर। वो कंज्यूमर पे इस बर्डन को ट्रांसफर कर देता है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। बिकॉज इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है क्योंकि ये इनडायरेक्टली पे किया जा रहा है, मतलब कि जिस पे लेविट किया गया, जिस पे लायबिलिटी है, वो व्यक्ति तो पे कर रहा है, बट इनिशियल बर्डन, शुरुआती बर्डन उस पर है, और वो अपने बर्डन को ट्रांसफर करता है कंज्यूमर पे, और फाइनली ये पे किया किसके द्वारा जाता है? कंज्यूमर पे, और इसका जो बर्डन आता है वो भी कंज्यूमर पे आता है। यानी पे कोई और करता है, बर्डन कोई और वहन करता है, मतलब भार किसी और पर जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि इनडायरेक्टली पे हो रहा है, इसीलिए इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स है। और उसके बाद हम टाइप ऑफ टैक्स, कौन से इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं? एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्री, एंटरटेनमेंट टैक्स और सर्विस टैक्स। ये कुछ ऐसे टैक्स हैं जो कि इनडायरेक्ट होते हैं, प्रोड्यूसर इनको देता है, बट फाइनली बर्डन जो है हम लोग यानी कंज्यूमर पर ही आता है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, अगर थोड़े इधर उधर से कुछ अगर आवाज़ भी किसी को आ रही है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए तो फिर आगे सीखते हैं और कॉन्सेप्ट। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है कि आपका जो सेल होती है, ठीक है, जो भी सेल हुई है, और चेंज इन स्टॉक, मतलब देखिए सारा स्टॉक तो 1 साल का एक साथ बिकता नहीं है, तो पुराना भी स्टॉक होता है, तो वो जो स्टॉक है प्लस जो नया आपने जितना भी सेल हुआ है और जितना भी बच गया है, वो सारा का सारा आउटपुट है आपका। ठीक है, वो है हमारा आउटपुट। अब वैल्यू ऐड क्या होता है? देखिए, वैल्यू ऐड में क्या करते हैं हम? वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना भी आउटपुट का वैल्यू आया सेल प्लस स्टॉक ऐड करके, तो वो हमारा आउटपुट जनरेट हुआ था, उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स यानी उसको बनाने में जितनी चीज़ें यूज है उसको माइनस कर देंगे, तो वैल्यू एडेड आया। ठीक है, यानी कि इतने का कोई आपका प्रोडक्शन आया, तो वो पूरा को आप एज ए प्रोडक्ट नहीं ले लोगे। वाई? बिकॉज उसमें आपने चीज़ें जो बनाने में प्रयोग करी हैं वो उनका पहले से कैलकुलेशन में इंक्लूड हो चुकी हैं, तो आप फाइनल आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स को जब माइनस कर देंगे, तब जाके आपका वैल्यू एडेड आएगा। और नेशनल इनकम निकालने में जब आप आउटपुट मेथड्स यूज़ करते हो तो वैल्यू एडेड यूज़ होता है। तो पहले क्या प्रोसीजर है? पहले आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, उस आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड माइनस करेंगे, तब वैल्यू एडेड आ जाएगा। ठीक है, और ये मेथड आउटपुट मेथड है नेशनल इनकम निकालने का। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्कुलर फ्लो इन इनकम क्या है? देखिए, जब आप नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप सभी ने पढ़ा भी होगा
कि इनकम का फ्लो होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर। एक सेक्टर जो है वो है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, यानी हम जैसे लोग। दूसरा सेक्टर जो है वो आपकी फर्म्स हैं, यानी कि प्रोडक्शन हाउस, वो लोग प्रोडक्शन करते हैं और हम कंज्यूम करते हैं। हमारे पास क्या पहुंचता है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस होती हैं और हम तक पहुंचती हैं और हम उसके लिए पे करते हैं मनी, ठीक है। और ये मनी पहुंचती है फर्म्स को और फिर दोबारा से उनको पैसे मिल जाते हैं फर्दर आगे का प्रोडक्शन करने के लिए। तो यानी कि आप समझे, तो ये क्या हो रहा है, एक तरफ से गुड्स और सर्विसेज फर्म्स क्या देती हैं हमको, जो फर्म्स होती हैं वो हाउस होल्ड को क्या देती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो देती हैं। और हाउस होल्ड इनको क्या देते हैं? इनको मनी देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कोई चीज़ खरीद रहोगे तो उसके एवज में पैसे भी तो जाएंगे। कैसे फ्लो हो रहा है गुड्स और सर्विसेज और इनकम, मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, तो इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। कंटिन्यूअस सर्कुलर फ्लो मूवमेंट ऑफ द मनी एंड गुड्स बिटवीन द मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज द फ्लो ऑफ इनकम। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो हमारे जो दो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इनके बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान और मनी का, पैसे का आदान प्रदान जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा और इसका एक चार्ट के थ्रू भी हम समझाते हैं, तो मैं उस चार्ट को भी लूँगी और आपको समझाऊंगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कौन से आपको दिख रहा होगा डोमेस्टिक इनकम और प्राइवेट इनकम। अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे हम। डोमेस्टिक इनकम होती है टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट। जितनी भी एक देश में, एक देश के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है, यानी जितनी भी फर्म है जो प्रोडक्शन करती हैं, उनके सारी इनकम को अगर हम ऐड कर दें तो वो डोमेस्टिक इनकम होगी। यानी कि यहाँ फर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि ये डोमेस्टिक है, ये घरेलू है। तो जो देश में प्रोडक्शन की यूनिट है, चाहे वो देश की हैं चाहे विदेशी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लेकिन वो देश के अंदर हैं, तो वो सारी प्रोडक्शन यूनिट के प्रोडक्शन को हम डोमेस्टिक इनकम मानेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम एक अलग कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक इनकम एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं प्राइवेट इनकम की। प्राइवेट इनकम क्या होती है? जितने भी फैक्टर इनकम है, ठीक है, जितनी भी प्राइवेट फैक्टर इनकम है उसमें अगर आप ट्रांसफ़र इनकम को ऐड करोगे और रिसीव फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज प्राइवेट और आउटसाइड द इकोनॉमी, यानी कि अगर आपके देश में जो फैक्टर इनकम है, जैसे मजदूरी हो गई और लाभ हो गया, इंटरेस्ट है और रेंट है, इन सब को जितने भी फैक्टर्स हैं, यानी कि लैंड, लेबर हमारे फैक्टर्स होते हैं। लैंड को मिलता है रेंट मिलता है, उसके बाद कैपिटल लगते हैं उसको इंटरेस्ट मिलता है और मज़दूर को मजदूरी मिलती है। तो ये सारे इनकम को अगर आप ऐड कर दो प्लस इसमें ट्रांसफ़र्स ऐड कर दो, चाहे वो मतलब देश के बाहर या देश के अंदर लोग एक दूसरे को जो ट्रांसफ़र देते हैं या गवर्नमेंट के जो ट्रांसफ़र्स होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ ट्रांसफ़र होते क्या है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, डिफरेंट पॉलिसी के तहत लोगों को बिना काम किए भी पैसे दिए जाते हैं, वो ट्रांसफ़र्स होते हैं। और ये ट्रांसफ़र्स जो है ये ट्रांसफ़र्स न केवल देश के लोगों को दिए जाते हैं, देश के गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाते हैं, देश के लोग देते हैं, बल्कि बाहर विदेशों से भी ये ट्रांसफ़र्स आते हैं। तो चाहे देश में ट्रांसफ़र एक दूसरे को किए गए हों, चाहे विदेश से आए, फैक्टर इनकम को ये बढ़ा देते हैं और ये प्राइवेट इनकम का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फैक्टर की इनकम पता है, उसमें ट्रांसफ़र्स इनकम को आप ऐड कर दो तो प्राइवेट इनकम बन जाती है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे और सीख लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे प्राइवेट इनकम के बाद पर्सनल इनकम। प्राइवेट इनकम में हमने जो जितनी भी हमारी इनकम थी और जो ट्रांसफ़र्स थे वो सारे के सारे ऐड कर दिए तो हमारे प्राइवेट इनकम बन गई। अब देखिए यहाँ पर अगर आप प्राइवेट इनकम में, ठीक है, प्राइवेट इनकम में माइनस कर देते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, यू से मैं बता रही हूँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस कर दोगे और कॉर्पोरेट टैक्स, सी फॉर कॉर्पोरेट टैक्स। प्राइवेट इनकम में से अगर आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को
और कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करते हो तो आपकी पर्सनल इनकम आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है, मैं किसी और स्लाइड पे डिस्कस कर लूँगी। तो पर्सनल इनकम भी इनकम प्लस ट्रांसफ़र इनकम होती है, जिसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स को आप हटा देंगे तो पर्सनल इनकम आती है। और पर्सनल इनकम के बाद आती है डिस्पोजेबल इनकम। अगर आप पर्सनल इनकम में से माइनस कर देते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, DT लिख दिया मैंने, डायरेक्ट टैक्स को अगर आप माइनस करते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम आती है। बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? अवेलेबल टू हाउस होल्ड फॉर स्पेंडिंग, जो हमारे पास वास्तविक रूप से खर्चे के लिए होते हैं, जिसमें सब कुछ जितने भी कर हैं गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए जितने टैक्सेस हैं सब हटा दिए जाते हैं। उसके बाद फाइनली जो हमारे पास खर्चे के लिए बचती है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। और इसमें पर्सनल इनकम में से आप माइनस करेंगे डायरेक्ट टैक्स को, तब जाके आपकी डिस्पोजेबल इनकम आती है। ठीक है, यहाँ पर मैं P फॉर पर्सनल इनकम हो गया और आपका माइनस हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स स्मॉल d, और उसके बाद आएगी डिस्पोजेबल इनकम जो फाइनली स्पेंडिंग के लिए किसी व्यक्ति के पास होती है। अगर इसको हम नेशनल इनकम में से डिस्पोजेबल इनकम दिखाना चाहें तो आप नेशनल इनकम जो मार्केट प्राइस पे होता है उसमें ऐड कर देंगे सारे ट्रांसफ़र्स। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हमारे देश के थ्रू हो या अब्रॉड विदेश से हो, यानी गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट के जो ट्रांसफ़र होते हैं, सॉरी, हमारी गवर्नमेंट के जो ट्रांसफ़र्स होते हैं लोगों के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू, जैसे कि अगर वृद्धावस्था पेंशन है, कोई राशनिंग की सेवा दी गई है, या क्या कहते हैं विधवा पेंशन्स हैं, और या बेरोज़गारी भत्ता है, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसको ऐड कर देंगे अगर आप नेशनल इनकम में, प्लस आप ऐड कर देंगे अब्रॉड से जो ट्रांसफ़र्स हुए, कोई गिफ्ट वगैरह आए हैं, कोई मदद अब्रॉड से आई है जिसके लिए कोई पे नहीं करना, तो ये सारे ट्रांसफ़र अगर आप नेशनल इनकम में ऐड करते हैं तो वो भी डिस्पोजेबल इनकम बनती है कलेक्टिवली पूरे देश की। ठीक है, पूरे देश की कलेक्टिवली डिस्पोजेबल इनकम होती है जो खर्चे के लिए अवेलेबल होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी कि पर पर्सन के हिस्से में कितनी इनकम आएगी। और ये जो बहुत, अगर आपसे कोई बोलता है कि इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ है ये, यानी इससे पता चलता है देश तरक्की कर रहा है। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब देश तरक्की कर रहा है, क्योंकि जितनी भी हमारी इनकम होती है अगर उसमें ग्रोथ होती है, लेकिन हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि व्यक्ति के हिस्से में बहुत कम आता है, लेकिन अगर ग्रोथ हो रही है पर कैपिटा में तो इसका मतलब है कि ग्रोथ हो रही है देश में, देश तरक्की कर रहा है। अब पर कैपिटा इनकम निकालने का है कि आप टोटल नेशनल इनकम को मिड ईयर पॉपुलेशन, पूरी राष्ट्रीय आय को मध्य वर्ष की जितनी भी जनसंख्या है, ठीक है, शुरुआत की नहीं लेनी जनसंख्या, एंड की नहीं लेनी, क्योंकि आपको पता है एक वर्ष में तो इन जो है जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, हमारे जन्म दर के थ्रू नए जो है देश की जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु दर के थ्रू वो घटती है। तो आप टोटल नेशनल इनकम को मिड ईयर पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगी पर कैपिटा इनकम, और ये फॉर्मूला है इसका। इसके बाद यहाँ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था ग्रॉस जो होती है ना, जीडीपी मान लो जीडीपी है, ठीक है, या जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कुछ भी है जो ग्रॉस है, अगर उसको नेशनलाइज, अगर उसको नेट बनाना है, मान लो जीडीपी को आपको नेट बनाना है, जीडीपी को एनडीपी बनाना है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप ये करोगे कि वो उसके इक्वल तो होता नहीं है, तो जीडीपी को अगर आपको एनडीपी बनाना है, नेट बनाना है जी को, तो आपको माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ये जो डेप्रिसिएशन है यही फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन होता है, यानी कि आप प्रोडक्शन में जो आपने मशीनरी वगैरह यूज़ करी है, बिल्डिंग यूज़ करी है, उनमें जो भी कुछ कमी आ रही है, जो टूट फूट हो रही है, वो डेप्रिसिएशन है। तो प्रोडक्शन की कीमत में से अगर आप डेप्रिसिएशन हटाओगे तभी वो नेट बनता है।
और इसको माइनस किया जाता है। ग्रॉस को नेशनल बनाने के लिए फिक्स कैपिटल के कंजम्पशन यानी डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। और ये किस किस वजह से होते हैं? जब आप प्रोडक्शन करते हो तो नॉर्मल वेयर टियर तो होते रहते हैं, टूट फूट तो होती रहती है, या लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी। मान लीजिए टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आया और बेहतर टेक्नोलॉजी आई तो आपको मशीनरी बदलनी पड़ी, तो ये भी एक लॉस की तरह है। एक प्रोडक्शन हाउसेस के लिए ये भी एक बड़ा खर्चा है, और आप जब प्रोडक्शन में से उसको माइनस करोगे तभी नेट बनेगा। तो नेट निकालने के लिए अगर आपको ग्रॉस में से माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में उस साल के वियर एंड टियर या टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से कोई बड़ा खर्चा आ गया है तो वो भी डेप्रिसिएशन मान के माइनस किया जाएगा। इसके अलावा अगर प्रोडक्शन के दौरान कोई भी तरह का हादसा हो गया है, कोई मशीन डैमेज हो गई है या किसी भी तरह का मतलब वियर एंड टेयर हुआ है, कोई भी तरह का नुकसान हुआ है, तो वो भी हमको डेप्रिसिएशन मान के ग्रॉस में से माइनस करेंगे तभी नेशनल इनकम आएगी। हाँ, तो आई होप सबको फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन यानी डेप्रिसिएशन समझ में आएगा, किस किस रीज़न से होता है डेप्रिसिएशन, और एंड ऑफ द डे उसको क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है, तब जाके ग्रॉस जो है वो नेट बनता है। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि ग्रॉस से नेट जाना है, जीडीपी से एनडीपी जाना है, या जीएनपी से एनएनपी जाना है, तो क्या करेंगे? तो डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से, और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य को पाइए, ऐसा विश करती हूँ मैं आपके लिए। ओके, बाय बाय।